हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, थर्ड चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। शुरू कहाँ से किया था? क्लासिफिकेशन से किया था कि तत्व जब इतने सारे खोजे गए तो उनको स्टडी करने की आवश्यकता थी, और इतने तत्वों को एक एक करके अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया? उनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई इस प्रकार से किया जाता है कि समूहों में या एक ग्रुप में आपके एलिमेंट्स को रखा जाता है। इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। यहाँ पर हमने सबसे पहले किसका क्लासिफिकेशन पढ़ा? डोबे-राइनर का पढ़ा था, जिसमें उन्होंने डोबे-राइनर ट्रायड में उन्होंने त्रिक में उन्होंने क्या किया था? तत्वों को वर्गीकृत किया था, और एक त्रिक में आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। ठीक है ना? देन हमने इसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव प्रिंसिपल यहाँ पर देखा था, या आप बोल सकते हैं न्यूलैंड ने जो क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स के लिए, वो हमने यहाँ पर स्टडी की थी। जिसमें कि उन्होंने क्या कहा कि जो आपके तत्व हैं यहाँ पर, वो किस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। उनको अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो पहले तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा, उन दोनों में सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके। और साथ ही उन्होंने क्या बोला कि जैसे संगीत के 7 सुरों के बाद 8वां जो सुर होता है वो पहले के समान होता है या पहले की पुनरावृत्ति होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर गुणधर्मों में आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्लासिफिकेशन दी गई थी। इसके कुछ लिमिटेशंस आपने देखी थी। देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात की थी यहाँ पर हमने, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा था कि जो भी आपके तत्व हैं, जो तत्वों के गुणधर्म हैं, वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना? यानी कि क्या हो रहा है? परमाणु भार को बेसिस बनाया जा रहा है क्लासिफिकेशन के लिए। ओके। तत्वों को क्लासिफाई किया जा रहा है, और किस बेसिस के? उनके परमाणु भार के बेसिस पे। तो यहाँ पर उन्होंने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था तत्वों को, और फिर क्या देखा था कि यहाँ पर किस तरह से एक वर्ग में उन्होंने तत्वों को रखा था, वो हमने उनकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ा। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस आई थी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान नहीं था, आइसोटोप्स के लिए स्थान नहीं देखा गया था यहाँ पर। इसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लास्ट सेशन में स्टडी किया, जिसमें कि बहुत अच्छे से आधुनिक आवर्त सारणी को हमने पढ़ा, जो कि हेनरी मोजले द्वारा दी गई थी, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने दोनों की तुलना की, परमाणु भार की भी और परमाणु क्रमांक की भी। ठीक है? तो उन्होंने पाया कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो और अच्छे से हमें किसी तत्व के गुणधर्म के बारे में बताता है। तो हम क्लासिफिकेशन का आधार मानेंगे परमाणु के क्रमांक को, और उन्होंने फिर अपना नियम दिया कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है? तो ये उनका क्या था? यहाँ पर लॉ था, जो उन्होंने किसके लिए दिया था? क्लासिफिकेशन के लिए दिया था। कुछ पॉइंट्स हमने उस क्लासिफिकेशन या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में पढ़े, जिनमें कि बताया गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से तत्वों को अरेंज किया गया। तो यहाँ पर वर्गों में जो आपके क्या है? वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी कि जिनको ग्रुप्स कह रहे हैं। ठीक है? वर्टिकल कॉलम्स यानी ऊर्ध्व स्तंभ, और दूसरा क्या है? आवर्त है, यानी कि पीरियड्स हैं, जो कि कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं आपके, यानी 36 पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, और परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम लिया गया है, जो आपको आवर्तों में देखने को मिलेगा सतत रूप से। वर्गों में आपको एक डेफिनिट गैप मिलेगा परमाणु क्रमांक का, वहां भी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा होगा, लेकिन एक गैप के बाद बढ़ रहा है। देन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड द ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ओके। क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो वर्टिकल कॉलम्स है उनकी संख्या 18 है, यानी 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिनको वर्ग कहा गया, और 7 आपके क्या है? क्षैतिज हैं पंक्तियां, जिनको कि क्या कहा गया यहाँ पर? पीरियड, यानी कि आवर्त कहा गया। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, पहले आवर्त में आपके 2 तत्व हैं। इसके अलावा आपने सेकेंड आवर्त की बात की, जिसमें 8 तत्व थे। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े थे आवर्त सारणी के बाद। देन हमने स्ट्रक्चरल फीचर्स
ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसके हमने स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात की थी कि किस प्रकार की संरचना है। तो जो आपको ऊर्ध्व स्तंभ दिखाई दे रहे थे यहाँ पर, उनको क्या नाम दिया गया, ग्रुप नाम दिया गया, यानी जिनको वर्ग कहा जा रहा था। ठीक है, जिनकी कितनी संख्या है, 18 संख्या है। इसके अलावा कुछ इसमें विशेषताएं हैं वर्ग की। क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स। ठीक है, लगभग आपको समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, या आप क्या बोलेंगे, वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका लगभग समान हो सकता है। द एलिमेंट इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनिट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। एक वर्ग में जितने आपके तत्व आ रहे हैं, उन तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एक डेफिनिट गैप दिखेगा आपका परमाणुओं के क्रमांकों के बीच में। ओके, तो एटॉमिक साइजेस ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे की ओर आएंगे, आपको परमाणु का आकार बढ़ता हुआ दिखेगा। परमाणु का आकार बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि परमाणु में जो शेल है, कोशों की संख्या है, नंबर ऑफ शेल्स जिसे आप कहते हैं, वो बढ़ रही है इस तरह से। जैसे मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और लिथियम का एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन में आपका एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तो एक शेल में वो आ जाता है। लिथियम की बात करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 शेल में आएगा। तो हाइड्रोजन में एक ही शेल है और लिथियम में 2 शेल हैं आपकी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लिथियम का आकार थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा हाइड्रोजन की तुलना में। तो यही यहाँ पर कहा गया कि वर्ग में नीचे की ओर आने पर परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा। और वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है। ओके, then the physical properties of the elements such as melting point, boiling point, density, solubility etc follow a systematic पैटर्न। ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर कि आपके वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे तक तत्वों को देखते हैं, तो जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, या सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो उनमें सिस्टमैटिक पैटर्न, एक क्रमबद्ध पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जैसे कि वो एक क्रम से बढ़ रहे होंगे, एक के बाद एक बढ़ रहे होंगे मेल्टिंग पॉइंट, या कम हो रहे होंगे, जिस प्रकार का भी पैटर्न होगा वो आपको एक सिस्टम से दिखाई देगा। ओके, देन द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव जनरल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एक वर्ग में आने वाले जितने भी आपके तत्व हैं, उनमें लगभग जो सामान्य केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, रासायनिक गुण होते हैं, वो सभी के लगभग समान होते हैं। ऐसा ग्रुप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देन सेकंड है आपका पीरियड, यानी कि आवर्त जिसे आप कह रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या बोला कि जो आवर्त है हमारा, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको आवर्त कहा गया, उनको क्या कहा गया, पीरियड कहा गया, जिनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, 7 है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, विशेषताएं। इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड, एक आवर्त में जितने भी आपके तत्व उपस्थित है, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन सभी के सेम वैलेंस शेल में एंटर कर रहा होता है। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इधर से इधर को चलेंगे, तो एटॉमिक साइज जनरली क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ओके, इसको जल्दी से नोट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात। चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोश में जा रहा है। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी जो आपका परमाणु है, ठीक है ना, कोई परमाणु है, इस परमाणु का कुछ ना कुछ परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी उसमें जितने भी प्रोटॉन है उनकी संख्या। नाभिक में होता है ना परमाणु के प्रोटॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु का क्रमांक है। और उदासीन अवस्था में जो प्रोटॉनों की संख्या है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किसी परमाणु में। तो यानी उस परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस परमाणु में किस प्रकार रहते हैं। आपने परमाणु संरचना जब पढ़ी तो अलग अलग आपने मॉडल पढ़े, जहां पर आप एक निष्कर्ष पर आए थे कि नाभिक होता है, और इस नाभिक में जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बाहर एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऊर्जा के स्तर होते हैं, जिनमें हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या जिसमें उसके पाए जाने की संभावना होती है। ये इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, आपने कहा मैम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है कोश में, जो कि हमारी क्या है, जिनको हम के एल एम एन ये नाम दे रहे थे। ठीक है, फिर हमारा कोश के अंदर उपकोश पाया जाएगा,
ठीक है। और 4 प्रकार की उपकोष यहाँ पर बनेंगी, S, P, D, F, 4 प्रकार की उपकोष आपने यहाँ पर स्टडी की थी। देन उपकोष में क्या होंगे, अलग अलग कक्षक होंगे, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में जाएगा, शेल के सब शेल में जाएगा, सब शेल के ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पढ़ रहे थे। इसी SPDF की बात हम कर रहे हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में अपना पढ़ा था कि S में कितने कक्षक बन रहे हैं, P में कितने कक्षक हैं, D में कितने और F में कितने, और फिर उन कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। तो S में आपने बोला एक ही कक्षक बनता है, P में आपके कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, ठीक है। D में आपके कितने बनते हैं, यहाँ 5 बनते हैं, F में कितनी बनती हैं, 7 बनते हैं। ओके तो इस प्रकार से एक S में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। कोई भी कक्षक जो है उस एक कक्षक में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिनका स्पिन क्या होगा, यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन होगा, इस प्रकार से, ठीक है। P की आपकी 3 बनेंगे जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D की 5 आएंगी जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F में आपके 7 क्या बनेंगी, 7 कक्षकें होंगी जिनमें कि आपके 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। SPD। तो इस प्रकार से अब डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या माना एक ही है, जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, तो वो सिर्फ S में ही जाएगी ना। अब आपने ये भी देखा था कि K के लिए आपकी K जो कोश है उसमें कौन कौन सी उपकोष पाए जाने की संभावना है, तो आपने वहां पर देखा था कि K में तो सिर्फ एक ही आपकी उपकोष पाई जा सकती है जो कि क्या है, S है, ठीक है। L में आपने क्या बोला, L में 2 पाई जाएंगी, SB और PB, ठीक है। M में आपने क्या बोला, SPD तीनों होगी, N में आपने बोला SPDF, चारों वहां पर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स, चारों वहां पर सबशेल्स आपको दिखाई देंगी। ओके तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सी कोश में इलेक्ट्रॉन है और कौन सी कोश के कौन से आपके उपकोश में इलेक्ट्रॉन है। और इस प्रकार से किसी भी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, बाउ नियम पढ़ा था आपने, जिसके आधार पर आप लोग इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहे थे, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जा रहा है और आप कॉन्फ़िगरेशन देते हैं एक किसी तत्व का, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, तो उसकी वैलेंस शेल का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी उपकोष में जा रहा है, ये आपको देखना है। जिस भी उपकोष में जा रहा होगा, अगर वो आखिरी इलेक्ट्रॉन S उपकोष में जा रहा है तो वो S ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, वो इलेक्ट्रॉन अगर S उपकोष में जा रहा है या S उपकोष के किसी कक्षक में जा रहा है तो वो क्या होगा, S ब्लॉक एलिमेंट। अगर वो P में जा रहा है तो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा, D में जा रहा है तो D ब्लॉक, और F में जा रहा है तो F ब्लॉक एलिमेंट वो वहां पर कहलाएगा। ओके तो इस तरह से हमारे 4 ब्लॉक यहाँ पर बनेंगे, यानी कि जो हमारी ये पीरियोडिक टेबल है इसको हम 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, SPDF, ठीक है ना। सबसे लेफ्ट में जो आपको यहाँ पर 2 वर्ग दिखाई देते हैं ये आपके S ब्लॉक में आएंगे, 13 to 18 के जो आपके ग्रुप हैं ये आपके P ब्लॉक में आएंगे, जो राइट में है। यहाँ बीच में जो S और P के बीच में है ये आपको D ब्लॉक में मिलेंगे, और जो 2 ये आवर्त आपको बाहर अलग दिख रहे हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज जिनको आप कहते हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे, F ब्लॉक में पढ़ने को मिले। ओके तो 4 ब्लॉक हो गए, S P D F। और ब्लॉक एक्चुअली है क्या, तत्वों को वर्गीकृत किया गया है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, और फिर उनको S P और D F ब्लॉक में रखा गया है, जिनमें कि आप जनरल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, किस प्रकार से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किस प्रकार से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर इसी को आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट की। ओके S ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। चलिए तो क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर S ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
NS1 to 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स आर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, NS1 to 2 है। NS1 to 2 का मतलब क्या है, N आपको बता रहा है कि कोश कौन सी, N का अर्थ क्या है यहाँ पर, NS1 to 2 कहा अगर मैंने, जहां पर N आपको बता रहा है कोशों की संख्या, ठीक है। एस आपको क्या बताया कि एस वाले उपकोश में इलेक्ट्रॉन है, उसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन है 1 to 2, यानी आपको पता है एक ही कक्षक की तो बात हुई है। एस में हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक ही कक्षक है, एस का एक ही कक्षक बनता है, तो उसमें आपके दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, या तो एक होगा या फिर दो होंगे, उनसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, या उसके बीच में भी कुछ नहीं आएगा, या तो एक ही होगा या दो होगा, इसलिए क्या कहा गया NS1 to 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 to 2 होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, यानी कि उनका जो वो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो कैसा होगा, कौन से कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, कि संयोजी कोश के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं उसमें NS1 to 2 आपको दिखाई देगा, यानी कि वो S ब्लॉक में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे उस वैलेंस शेल में। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दो वर्ग जो हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको NS1 to 2 दिखाई देगा। हीलियम भी यहाँ पर आता है, पर हीलियम की प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसमें क्या है दो इलेक्ट्रॉन है, या आप क्या बोलते हैं वैलेंस शेल उसकी कंप्लीट है, तो वो नियॉन के समान, आर्गन के समान, उनके समान प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखाता है, तो उसको पी ब्लॉक में रखा गया, उसको आप एस ब्लॉक में स्टडी नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ये हैं आपके, ये दो वर्ग जो यहाँ पर दिखाई गए हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जितने भी आपके ये तत्व हैं सारे क्या हैं, आपकी कोमल धातुएं हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अपेक्षाकृत आप क्या बोल सकते हो कम है। दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु किसे बोलते हैं आप, पोटेशियम को बोलते हैं, उसके बाद सोडियम को बोलते हैं, तो सब यही है। यहाँ कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है आपका, तो ये क्या है आपकी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत। ओके, most of them impart colors to the flame। okay, ज्यादातर इनमें क्या करती हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, कलर प्रोड्यूस करती हैं। दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये जनरली क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड बनाती है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आपका धातुएं हैं, इलेक्ट्रॉनों का दान करेंगी, पॉजिटिव आयन बियर करेंगे और किसी नेगेटिव आयन से जुड़ेंगी, तो इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैं ये, तो आपको पता है कि गुड कंडक्टर्स होंगे हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ओके, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है एक जनरल आइडिया। ओके, इन दो वर्गों को आप नोट कर लेंगे, इन तत्वों को, ये आपका एस ब्लॉक। ओके, तो यहां पर हमने क्या बात की, एस ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे थे हम। एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्वों में हमने पहले क्या बोला कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2 होता है, और हीलियम का केस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके, वर्ग एक के तत्व जो कि क्या है, क्षारीय धातु है, वह वर्ग दो के तत्व जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं,
इस ब्लॉक से संबंध रखते हैं या इस ब्लॉक से संबंधित है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और हमने क्या बोला, क्या है ये, ऑल द एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मैटर, सभी कोमल धातुएं हैं। इसके अलावा कैसी धातुएं, हाईली रिएक्टिव, अधिक अभिक्रियाशील। ओके, ओके, साथ ही क्या है, विद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक है। ओके, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के यहाँ पर आपके क्या है, कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। इसके अलावा आपने क्या बोला, ये जनरली क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करती है। Most of them impart color to the flame and they generally form ionic compounds. Okay, ये सामान्यतः आयनिक यौगिक बनाती हैं। ओके, नोट करिए जल्दी से। चलिए, ये तो एस ब्लॉक हो गए। अब नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्व मैंने क्या बोला, जो राइट साइड के एलिमेंट हैं आपके वो पी ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर वैलेंस NS2 NS1 to 2 और NS2 NP1 to 6। यानी क्या समझे कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो पी और पी कोश की पी कक्षक में जा रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, द कंपाउंड्स ऑफ these elements are mostly covalent in nature। ये जो आपके इसके कंपाउंड होते हैं इनके एलिमेंट के, यानी कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के अंतर्गत जो तत्व आते हैं उनके द्वारा जो यौगिक बनते हैं वो जनरली कैसे आपके कोवेलेंट नेचर के होते हैं, सहसंयोजी आबंध यानी उनके बनते हैं। तो सहसंयोजी आबंध के कारण बने हुए यौगिक सहसंयोजी यौगिक आपके दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपकी विभिन्न या अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करती हैं। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इनक्रीजेस। इससे क्या समझे आप लोग कि अधात्विक गुण जो है वो बढ़ रहे हैं जब लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं किसी भी पीरियड में। यानी कि अगर आप सेकेंड पीरियड की बात कर ले तो बोरोन से लेकर के जब आप नियॉन तक जाते हैं तो अधात्विक गुणों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फोर्थ वन इज द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप जनरली डिक्रीजेस डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर आने पर जनरली क्या हो रही है, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर जा रही है किसी भी वर्ग में। At the end of each period is a noble gas element with a closed valence shell NS2 NP6 configuration। ओके, तो आपने ये भी पढ़ा था कि वर्ग में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका समान आता है। तो आखिरी वर्ग कौन सा है, नोबल गैसेस का है, जिनका की क्या है, वहां पर पी सबशेल जो है या पी के जो कक्षक हैं वो सारे कैसे हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से उनको नोबल गैस कहा गया है। एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। पीरियड्स में तो क्या बोला उन्होंने, पीरियड्स में चलने पर, इधर से इधर चलने पर क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर वर्ग में आप नीचे की ओर जाएंगे तो फिर आपके मेटालिक कैरेक्टर यानी कि धात्विक गुण क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं। ओके, इसमें आप क्या कहते हैं कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को इसके अंतर्गत
रखा गया है। ओके, चलो तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के बारे में अच्छे से पढ़ा। आने वाले सेशन में हम डीएफ ब्लॉक की बात करेंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। डी और एफ ब्लॉक पे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग होमवर्क में। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।